नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पूरी दुनिया में सोना और चांदी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि इस खेल को कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं और उसमें हमारी कॉमन आबादी जो है वो ट्रैप होती जा रही है। कोई तो अपना मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं, कुछ कमा भी रहे हैं। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि कौन कमा रहा है और कौन गंवा रहा है। 50% तक चांदी नीचे गिर गया। सोना अभी भी थोड़ा सा बरकरार है, बना हुआ है, लेकिन हाईएस्ट हाइट जो था सोना का, उससे भी काफी लुढ़क गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर 4,000 के आसपास पहुंच गया है। जो कहां पहुंच गया था? डॉलर 5,500 से ऊपर था, लगभग डॉलर 5,600 के आसपास चल रहा था। वो सोना अब गिर करके डॉलर 4,000 पर आ गया है और लोग कह रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सोना और गिरेगा। लेकिन भारत में जो एक 1.41 1.42 लाख पर 10 औंस था, ग्राम था, वो अभी भी 58 57 44 35 इस रेंज में चल रहा है। अब भारत में इस रेंज में कौन बरकरार बनाए हुए है? पूरी दुनिया में सोना गिर रहा है, लेकिन भारत में लोएस्ट ऑफ लो पे नहीं जा रहा है। उस हिसाब से इसको और गिरना चाहिए था। जिस तरह से चांदी में गिरावट हो रही है पूरी दुनिया में, उस तरह से सोने में गिरावट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है, रुका हुआ है। अब इसे रोका हुआ हमारा बाजार नहीं है, इसे रोका हुआ है हमारे सटोरियों ने। लगातार सटोरिये जो हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नुस्खे अपना करके सोने की कीमत को अधिक नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इनके कहने पे बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है मार्केट में, और अगर ये नीचे आएगा तो लोग कंगाल हो जाएंगे। जिन्होंने सोने में पैसे लगाए वो कंगाल होंगे। लेकिन उसकी कंगाली देखने के लिए हमारी सरकार बड़ी खुश होगी। हमारी सरकार कह रही है कि भले वो डूब जाए, उनको डूबना चाहिए, इसीलिए वो सरकार को पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं। ये मोदी को कोई समझ नहीं है, मोदी मूर्ख है और मोदी ही सबको डुबा रहा है। डूब रहा है कौन? ये मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर लोग। मिडिल क्लास भी नहीं, अपर मिडिल क्लास भी नहीं। सोने और चांदी के जो निवेशक हैं, उनको थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है कि सोने और चांदी में लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तो यूं लगने लगा कि भारत की 140 करोड़ आबादी जो है, हाय रुदाली, हाय छाती पीटना शुरू कर दिया कि हाय रे हाय सोना मेरा चला गया, हाय रे हाय मेरा चांदी चला गया। वैसी परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति अच्छी हो रही है और उन सटोरियों को अब मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि उनको कभी भी नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि फिर वो दूसरी सलाह देना शुरू कर देंगे निवेशकों को कि वहां से निकाल करके डॉलर में लगाइए। और अमेरिका अभी किसी भी सूरत में डॉलर को कमजोर होता हुआ नहीं देखना चाहता है, और इसके लिए अगर उसको आवश्यकता पड़ी तो फिर दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बमबार्डिंग शुरू करवा देगा, लेकिन वो डॉलर को कमजोर नहीं होने देगा। अभी अमेरिका ये खोज रहा है कि भाई सोना और चांदी में अगर इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है तब तो हम उसको बढ़ने देंगे, अगर इंडस्ट्री डिमांड नहीं कर रही है तो उसको रोको, वो नॉन प्रोडक्टिव है। अगर इंडस्ट्री डिमांड कर रही है चांदी की, सोना की, तो उसके डिमांड को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ग्लोबल यकायक 1-2 महीने में, यहां तो एक एक दिन का खेल चलता है साहब, तो यहां एकाएक 2 महीने में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो थोड़ी बहुत स्टैग्नेट कर गई है, मतलब ऑन द राइज नहीं है। ठीक वही स्थिति सोने की है। सोने की तो इंडस्ट्री नहीं, भारत में तो कम से कम कंजम्पशन हो रहा है। भारत का बाजार इसलिए सोने को पकड़ा हुआ है कि यहां जो
95% हमारा जो कंज्यूमर है, जो आभूषण के रूप में सोना का उपयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज नहीं हो रहा है यहां पर सोने का, आभूषण के रूप में जो सोने का यूज हो रहा है, वो इस पूरे मार्केट को बचाया हुआ है। और यहीं से सटोरिया को एक प्रकार से लीज ऑफ लाइफ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हो रही है, 5.5 पौने 7 हजार से पौने 6 हजार से नीचे आकर के $4,000 पे पहुंच गया। लेकिन ये घट करके 140-42 से 120 पे या 100 पे नहीं आ रहा है। मतलब 100 का मतलब है 1 लाख पे नहीं आ रहा है। ये अगर घट करके 70-75 हजार पे आ जाए तो बल्ले बल्ले। आप याद कीजिए, जब 70-75 हजार हो गया था सोना, तब कितना कोहराम मचा था। 35,000 40,000 सोना जो होता था वो महंगा कहलाता था। अब ये 35,000 40,000 महंगा सोना की श्रेणी में ही नहीं है। अगर 35,000 40,000 पर सोने का भाव आ जाए प्रति औंस, तो समझिए कि अर्थव्यवस्था डूब गई इन सटोरियों की निगाह में। अर्थव्यवस्था कहीं डूबने वाली नहीं है। लेकिन ये पूरे एक फिक्सस, एक बबल तैयार कर रहा है और उस बबल को बनाए हुए है। जैसे बफरिंग होता है ना इंटरनेट में, तो बफरिंग बन रहा है। एक जहां कड़ी टूटी तो पूरा खत्म हो जाएगा, इनका चेन खत्म हो सकता है। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल तरीके से इस डिमांड को ये बनाए हुए हैं। अब ये युद्ध चल रहा है मोदी और ट्रंप में, सीधा वॉर है मोदी और ट्रंप में। एक तरफ मोदी लगा हुआ है कि सोने और चांदी पर अननेसेसरी हम अपना विदेशी भंडार खर्चा नहीं करेंगे। ट्रंप दो तरह से घेर रहा है मोदी को कि नहीं, हम उस सटोरिया को लगाए हुए हैं। सटोरिया तुम्हारे यहां रोज बोलेगा सोने के लिए खरीदारी के लिए सबसे उपयुक्त समय है, अभी सस्ता हो रहा है और सोना तो 2 लाख पार करेगा, सोना 3 लाख पार करेगा। एक सटोरिये ने आकर के कह दिया कि अगले 2035 तक में सोना 10 लाख पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मतलब इतना $35,000 की कल्पना कर रहे हैं वो सटोरिया। जो अभी 6,000 कह रहे थे, वो $35,000 तक ले जा रहे हैं 2035 में। अब ऐसी परिस्थिति में वो उनका दिमाग चल रहा है कि सोना और डॉलर को वो नियंत्रित करना चाह रहा है, लेकिन मोदी को वो फंसाना चाह रहा है। और मोदी को क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया की निगाह मोदी पर है। मोदी मतलब भारत पर है। भारत क्यों? भारत एक कंज्यूमर है और कंज्यूमर के साथ अब इंडस्ट्री हब भी बनता जा रहा है। अभी सेमीकंडक्टर का यहां पर कई 2-3 फैक्ट्रियां खुल गई हैं। कंप्यूटर का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इनको चाहिए। इन सब में चांदी का उपयोग बढ़ेगा और चांदी भी हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। सोने का भी उपयोग होता है लेकिन चांदी की मात्रा में कम होता है। तो इंडस्ट्रियल यूज जैसे सोना और चांदी का बढ़ेगा तो भारत को डिमांड रेज करना ही पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रियल बूम आता है तो हम सेमीकंडक्टर की तरफ जाएं, हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, मोबाइल की तरफ जाएं, सोलर पैनल का उपयोग करना शुरू करें, इन सबके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें सोने और चांदी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसी परिस्थिति में हमें तो इंपोर्ट लाना ही पड़ेगा। लेकिन नॉन प्रोडक्टिव चीजों में, हम हार बनाने में, अंगूठी बनाने में, बाली बनाने में हम अपना फॉरेन रिजर्व बर्बाद कर दें, यह नहीं हो सकता है। मोदी यही कह रहे हैं कि भैया सोने का हम इंडस्ट्रियल यूज नहीं करते हैं, उतना नहीं करने की स्थिति में है। जब करेंगे तो देखेंगे। और अभी जो 1 साल है, जब जहां पर एनर्जी का सप्लाई चेन डिसरप्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने जो आवश्यकता है उस पर फोकस करें या भोग और विलासिता पर फोकस करें। तो मोदी ये कह रहा है कि देखो, हमको हो सकता है एनर्जी के लिए हमको पेट्रोलियम पदार्थ को इंपोर्ट करना पड़े। कोशिश कर रहे हैं कि हम इथेनॉल की को बढ़ाएं, और इथेनॉल के बारे में अभी नया नाटक शुरू हो गया कि पुराने इंजन को बंद कर देता है, ये कर देता है। उसमें कुछ सच्चाई भी है, 2-3% होता है, माइलेज कम भी हो रहे हैं, ये बात भी सच है। और जब 2030 डेडलाइन भारत सरकार का ही था। अच्छा, अब ये मोदी ने नहीं शुरू किया, पूरा का पूरा खेल ये 2001 से शुरू हुआ है। 2004 में जब यूपीए सरकार आई तो यूपीए सरकार ने इथेनॉल के प्रोडक्शन पे जबरदस्त काम करना शुरू किया। आज से नहीं शुरू हुआ है, इथेनॉल शोधन पर काम शुरू हुआ। और इथेनॉल, अभी लोग इस प्रकार के लोग कह रहे हैं गन्ने का जूस मिला दिया है।
अरे गन्ने का जूस नहीं मिल सकता है उसमें। इथेनॉल शोधन एक प्रक्रिया है, उसके बाद इथेनॉल बनता है। हाँ, वो कंपैटिबल है कि नहीं, जो हमारी पुरानी इंजनें हैं, वो कंपैटिबल है कि नहीं, इस पर शोध अभी था और भारत सरकार 2030 डेडलाइन तय किया था कि हम सारे शोध ला करके, सारे डेटा जब हमारे पास आ जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस हम एनालिसिस कर लेंगे, तब हम देखेंगे कि प्रॉफिट हमको अधिक है, नुकसान कम है, तो हम उस नुकसान को बियर करते हुए प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके तरफ आगे बढ़ने के बजाय जैसे ही ये इंटरनेशनल क्राइसिस शुरू हुआ, रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और इजराइल ईरान और अमेरिका वॉर शुरू हो गया, भारत सरकार को लगा कि हमें पॉलिसी को थोड़ा प्रीपोन करना पड़ेगा और इन्होंने पॉलिसी को प्रीपोन करके 2026-2025 से ही इथेनॉल डालना शुरू कर दिया, 2025-24 से ही डालना शुरू कर दिया इथेनॉल। अब ये ट्रायल एंड एरर है। मुझे लगता है कि यहां सरकार की गलती हुई है। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है इस प्रकार से कि हमने कितने इथेनॉल का प्रोडक्शन किया और कितनी गाड़ियां खराब हुई, कितना इथेनॉल यूज करने से कितनी गाड़ियां खराब हुई। अगर ये डेटा एक साथ सरकार इसका भी बंदोबस्त कर लेती तो सरकार के ऊपर जो आज आरोप लग रहे हैं ये आरोप नहीं लगते। लेकिन सरकार फंसी हुई है। भाई सरकार तो वही है, अब इसमें इतने कॉम्पिटेंट लोगों की एक फौज होनी चाहिए थी जो हर तरह की चीजों को निपटते रहती कि भाई आने वाले दिनों में अगर गाड़ी के इंजन सीज होते हैं इथेनॉल के यूज करने से, तो उसका उसका एक्शन प्लान क्या होगा, उसका रेमेडी क्या होगा। इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब सरकार ध्यान दे रही है जब बवाल मचा है। एक तरफ एफआईआर भी कर रही है जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, और दूसरी तरफ ये भी ध्यान दे रही है कि अगर जो आरोप है उसमें सत्यता है तो उसको कैसे उसको ठीक किया जाए, उसके रेमेडी पर चर्चा कर रही है। लेकिन ये चर्चा करना था इनको 2030 तक, उन्होंने 5 साल पहले कर दिया। अब इसकी जानकारी उन्होंने आम पब्लिक को दी नहीं। इसी को कहते हैं कि आप अगर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस नहीं करेंगे, आप अमेरिका में देखिए, आप अमेरिका की लाख आलोचना कर लीजिए, एक दवा अगर उसका एडवर्टीजमेंट आता है किसी दवा का, किसी दवा विशेष का, जिसे आप कहते हैं अभी फार्मा वहां पर कंट्रोल कर रहा है पूरी इकोनॉमी को, दवा के एडवर्टीजमेंट के साथ साथ दवा कंपनी उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर 30 सेकंड का एडवर्टीजमेंट है तो लगभग 1 मिनट का उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में उनको प्रचार करना पड़ता है। अब आप बताइए, इसको कहते हैं गवर्नेंस का मॉडल। हम दवा दे रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को इंफॉर्म कर रहे हैं कि इस दवा के ये साइड इफेक्ट्स हैं, तो आप सोच समझ करके लें। बिना प्रेस्क्राइब और पूरी तरह से जब तक आपको उस दवा विशेष की आवश्यकता ना हो तब तक वो दवा ना लें, इस तरह का वहां गवर्नेंस मॉडल है। यहां तो कुछ का कुछ है साहब। सोना भागेगा भागेगा भागेगा, ले लो खरीद लो। चांदी भागेगा भागेगा, खरीद लो। लोग खरीदवा लिया, लोग चला गया पैसा, मतलब जुआ चल रहा है। इस देश में कुछ का कुछ चल रहा है, जुआ चल रहा है, और सरकार भी जुआ खेल रही है। कुछ हद तक सरकार भी जुआ खेल रही है। इथेनॉल के मामले में सरकार जुआ खेल रही है। जो बात जनता को बतानी चाहिए थी वो गवर्नेंस का मॉडल है ही नहीं हमारे यहां। आप पहले प्रिकॉशनरी ये मेजर लेते। अब जब लोग शोध करने लगे तब लोगों को पता चला कि भाई 2030 में आप इथेनॉल वाला प्रकरण लाने वाले थे, आपने प्रीपोन कर दिया। और प्रीपोन किया तो आपने जनता को इसकी जानकारी नहीं दी कि हम, और आपने क्या किया, उसका प्रचार शुरू कर दिया कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं, सफिशिएंट होने जा रहे हैं, हम इंपोर्ट कम करेंगे, हमारा लाखों डॉलर जो जा रहा है, लाखों करोड़ रुपया जो जा रहा है इंपोर्ट करने में, वो बच जाएगा। इस पर आपने ज्यादा दिमाग लगा दिया। इस पर दिमाग नहीं लगाया लोगों को जागरूक करने में कि ये जो हम इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं 20%, E20 का मतलब हुआ 20% ब्लेंडिंग इन पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल में, तो पेट्रोल में जब आप ब्लेंड कर रहे हैं इथेनॉल को, तो इसके बारे में आप जनता को पहले से बताते कि हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कंपैटिबल नहीं हो, उसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, उसकी शिकायत आ सकती है। तो आप घबराइए मत, हम सरकार उसका टेक केयर करेगी और जो इस तरह की शिकायत आएगी उसको तुरंत एजेंसी जो है उसको देखेगी, या जो सर्विस सेंटर है उसको आप हिदायत दे देते कि अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के प्रयोग के बाद गाड़ियों में कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप उसको दुरुस्त करिए, ठीक करिए, वो खर्च उसको सब्सिडाइज करके सरकार उसका खर्च वहन करेगी। आपने ऐसा कुछ किया नहीं, किया कोई रेमेडी नहीं दिया, तो सरकार वहां फंस रही है ना।
अब आप देखिए कि सोना और चांदी का इससे क्या संबंध है? मैं क्यों इथेनॉल की चर्चा कर रहा हूं और क्यों सोने और चांदी की चर्चा कर रहा हूं? डायरेक्ट संबंध है सोना और चांदी और इथेनॉल का। क्योंकि हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि आप सोना चांदी इसलिए नहीं खरीदो क्योंकि हमें अपना रिजर्व जो आवश्यक प्रोडक्ट है उनके ऊपर खर्चा करना है। और आवश्यक प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम का हमको आयात करना पड़ रहा है और उसके लिए हम फॉरेन रिजर्व डॉलर बचा के रखे हैं। और उस डॉलर को आप सोने पर खर्चा कर रहे हो, चांदी पर खर्चा कर रहे हो, तो वो मत करो। इसीलिए दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड। तो पेट्रोल और डीजल का संबंध सोने और चांदी से क्या है? यह है संबंध। और इसीलिए सरकार ही व्यूह रचना में फंसते जा रही है, अपने खुद भी फंस रही है। एक तरफ मोदी उसको दुरुस्त करना चाह रहे हैं, लेकिन दुरुस्त करने के बजाय बदनामी भी बोल रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल के ऊपर वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है कि हमारी सारी गाड़ी खराब हो गई। तो इसको जिस प्रकार से मोदी ने कहा कि सोने चांदी पर 1 साल तक मत खरीदो, उसी प्रकार से मोदी ये कह देते कि इथेनॉल को लेकर के जो कुप्रचार हो रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम देख रहे हैं। और अगर E20 कॉम्पैटिबल गाड़ी में नुकसान हो रहा है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है और ऐसे ओनर को, जो सर्विस सेंटर है, वो कॉम्पनसेट करेंगे। अगर कोई पार्ट्स खराब होता है तो उसको तब्दील किया जाएगा, बदला जाएगा। अगर कोई उसमें और सुधार होती है, उसका जो खर्च है वो सर्विस सेंटर देखेगा। ये दोनों मिलकर के काम हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता था। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन नहीं किया, बस बोल दिया सोना 1 साल तक मत खरीदो। अब सोना 1 साल तक मत खरीदो, हो गए लोग नाराज, सोना भी खरीदने नहीं दे रहा है और इधर इथेनॉल से मार भी रहा है। एक कर क्या रहा है? ये बात सही है कि सरकार को अपनी डिपेंडेंसी पेट्रोलियम आयात पर कम करनी पड़ेगी, कम हो रही है। अभी हाइड्रोजन का ट्रेन चल गया साहब। परसों जालंधर में मोदी जी ने H2O वाली ट्रेन चला दी और कहा भारत गौरवान्वित हो गया, होना चाहिए। पानी पर जब आपने ट्रेन चला दिया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पानी पर एक ट्रेन क्यों, पानी पर सारी ट्रेन चलने लगे। ये बात सही है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है। जो एनर्जी, और ये एक दिन की बात नहीं है, इसको देखिए आप, ये जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी होती है इसी का कहानी है। क्योंकि असली कहानी यही समंदर है, असली कहानी यही तेल है, और इसी समंदर से हमारी जियोपॉलिटिक्स अटैच्ड है। आप खेल समझ रहे हैं? इसलिए सरकार को लग रहा है कि अगर हम पेट्रोलियम पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दें और हम हाइड्रोजन की ट्रेन चलाने लगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए और इथेनॉल से हम और एनर्जी, हम ऑल्टरनेट एनर्जी तैयार कर लें, तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी के स्रोत को बढ़ाने में सरकार लगी है। लेकिन पता नहीं ये 10 साल में ये टारगेट पूरा होगा, अगले 50 साल में टारगेट पूरा होगा। अब जैसे दिल्ली सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि 2028 के बाद से 2 व्हीलर पेट्रोल और डीजल का रजिस्टर ही नहीं होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का होगा, मतलब एवी स्कूटर और मोटरसाइकिल। अब इसके प्रयोग करने वाले करोड़ों आबादी है, दिल्ली में भी लाखों मोटरसाइकिल्स होंगे और स्कूटर्स होंगे, तो उस पर एक डिपेंडेंसी घटेगी। लेकिन क्या वो लाखों मोटरसाइकिल और स्कूटर को ऑल्टरनेट एनर्जी पर शिफ्ट करने के बाद चार्जर मिल जाएंगे? आप गाड़ी खरीदने के जालिए डर लगा हुआ है कि ईवी तो हम ले लें, चार्जिंग स्टेशन पे अभी 45 मिनट्स का आपको, फास्ट चार्जिंग में भी अगर आपको फास्ट चार्ज करना है तो 45 मिनट्स आपको लगेंगे। और क्या हर किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन है क्या? अगर फर्ज कीजिए कि यकायक सारी गाड़ियां ईवी में कन्वर्ट हो जाएं, तो फिर क्योस होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई कि हमने चार्ज में लगाया और 5 मिनट में हमारी गाड़ी 80% 90% चार्ज हो गई। अभी उसमें और इनोवेशन की आवश्यकता है। इसके बाद भी ईवी की कीमत नहीं बढ़, घटाने के बाद भी ईवी की बिक्री नहीं बढ़ रही है। अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन सरकार लगा रही है बड़ी तेजी से, काम हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। साथ साथ ईवी की टेक्नोलॉजी को इनहांस करना ही पड़ेगा। 45 मिनट्स का वेटिंग टाइम, और घर में आप लगा रहे हैं तो 24 घंटे आपको लग जा रहे हैं चार्ज में साहब। अब मान लीजिए कि अगर आपको अभी इमरजेंसी है, समहाउ आपका गाड़ी चार्ज नहीं है, तो रुक गए ना। वहां तो है कि पेट्रोल है अभी,
तो पेट्रोल में इतना तक तो रहता है, रिजर्व का आ जाता है, इतना तक चले जाइए। अब आप कहेंगे कि इसमें भी आ जाता है भाई 10% 20%, मान के चलिए जैसे ही 20% तक आपका बैटरी बचा हो, आप चार्ज करा लीजिए। इन केस उसके बाद भी अगर आप नहीं चार्ज करा पाते हैं, तो आप बैठेंगे। तो आप कह सकते हैं एक्सेप्शन तो रूल हो नहीं सकता, मैं मानता हूं। लेकिन अभी जो स्थिति है वो थोड़ा क्योटिक है, सेटल डाउन होगा अगले 4-5 साल में। ऐसे परिस्थिति में ये जो सोना चांदी का जो सटोरिया है, ये अलग खेल कर रहा है। इसलिए इस खिलाड़ी के ऊपर सरकार की नजर है सबसे ज्यादा। तो पेट्रोल, डीजल, ईवी का सीधा संबंध इस सटोरिये से है, ये सोना चांदी के सटोरिये से है। इसलिए सोना चांदी के सटोरियों के ऊपर आपको भी ठीक से नजर रखनी होगी, निगाह रखनी होगी। आप इनके बहकावे में मत आइए, सोना खरीदने का ये बड़ा अच्छा मौका है। अरे भाई 75,000 महंगा हो जाता था, अब 1,50,000 हो गया है, फिर भी कह रहा है कि बड़ा अच्छा मौका है, खरीद लो। तो कृपा करके ध्यान दें और शादियों में आडंबर से बचें। चांदी तो घट गया है, 50% खत्म हो गया है, तो उसको खरीद सकते हैं आप। लेकिन सोने के आडंबर पूर्ण खर्च को फौरन से पेशतर घटा दीजिए। इन सटोरियों के चक्कर में मत पड़िए। अभी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये इनएविटेबल है। और ये लार्जर इसका गेम ये है कि अमेरिका सोना और डॉलर दोनों को लेकर के एक नई रणनीति पे चल रहा है। वो डॉलर को कमजोर होने नहीं देना चाहता है, सोने के भी डिमांड को पूरी तरह से गिराना नहीं चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट तो अमेरिका ही है सोने का, उसी पर वो खेल कर रहा है। तो अगर भारत को असल में अब आत्मनिर्भर बनना है, अब इसके बाद नेक्स्ट फेज आएगा टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी में भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन सोने के ऊपर से भारत को डिपेंडेंसी सोने और चांदी पर से हटाना पड़ेगा। कम से कम नॉर्मल कंजम्पशन से इंडस्ट्रियल यूजेस अगर होते हैं तो उसको देखा जाएगा। तो सोने के खेल पर सटोरियों का जो खेल चल रहा है, इन सटोरियों से सावधान। हमारे कार्यक्रम का तात्पर्य है सटोरियों से सावधान रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।